हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक आपने पहुंचा दिया होगा। और उसी तैयारी में मदद करने के लिए आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आपको जैसा कि पता है 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने सीडीपी का 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज बाकी के 15 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय अब बचा नहीं है, आपको पता है 20 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो आज 4 अगस्त हो ही गया है, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और तुरंत से जो है समय वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पेडागोजी पार्ट है सीडीपी का। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बॉडी सिस्टम एंड कोऑपरेशन लर्निंग। तो ये फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। तो बताइए, मतलब सहयोगात्मक, अगर बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हैं तो उसमें हतोत्साहित हमें करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि एक तरह से हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो दूसरा क्या है, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए मैंने बोला ना, प्रमोट करना चाहिए, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि प्रमोट करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। What should a teacher do for learners from a disadvantaged and deprived community classroom? फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, मतलब जो सुविधा जिनके पास नहीं है उस तरह के वर्ग से। तो इसमें पहला दिया गया, विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद देने के लिए कहना चाहिए। तो विद्यालय से बाहर ये गलत हो जाएगा, फाइनेंशियली ही सिर्फ थोड़ी हेल्प होती है। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा है, अयोग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, ये भी गलत है। समूहीकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि बड़ी सिस्टम लागू करना चाहिए, यानी कि एक जिससे बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर सके। बड़ी सिस्टम बेसिकली यही होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए। और बडी सिस्टम भी यही बोलता है कि जैसे क्लास में मान लीजिए 50% अच्छे बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, जिनके रिजल्ट मान लीजिए 90% है, 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट 70% है। तो हमें बड़ी सिस्टम इसमें लागू करना चाहिए। हर 90% वाले बच्चे के साथ एक 70% वाला बच्चा बैठाना चाहिए। यानी एक सीट पे एक बच्चा बैठा है जिसके 90% आ रहे हैं मार्क्स, तो और दूसरा बच्चा बैठा है जिसके 70% मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें सीटिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए। और इससे क्या होगा, जो बच्चा जिसके 90% आ रहे हैं उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर हो जाएंगे, जो जिसको नहीं आ रहा 70% वाला बच्चा है उसको वो क्या कर सकते हैं, समझाएंगे। वो टॉपिक्स उसे समझा सकते हैं। वो जब उनको समझाएंगे तो इससे क्या होगा, 90% वाले बच्चे का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसे उस मतलब फील्ड में कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होगा। और 70% वाले की हेल्प हो ही रही है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली उसकी भी 90% वाले बच्चे की भी क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। तो बड़ी सिस्टम हमें लागू करना चाहिए। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए अधिगम संवर्धन के लिए, जिससे बच्चे में संवर्धन हो, अधिगम में मतलब यानी लर्निंग में इन्हेंसमेंट हो। तो यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये इंग्लिश वालों का क्वेश्चन है। आइए हिंदी पे भी चलते हैं। हिंदी के लर्नर ज़्यादा है तो हम लोग हिंदी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक विद्यार्थी जैसे ADHA, अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। तो इसमें पहला दिया गया, उच्च संरचना कक्ष जहां बहुमुखिता शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, तो ये गलत होगा। क्योंकि दूसरा क्या है, कक्षा जहां लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य कर सके। अब यहाँ उनको ADHD की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये शिक्षण शैली सही नहीं होगी। इसमें यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी। हिंदी में दिया गया है, एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपशाई चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? तो पहला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि, चौथा है प्राकृतिकवादी बुद्धि। तो आपको जैसा कि पता है, अगर कोई है जो नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अभिसारी चिंतन यानी कि डाइवर्स थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल नहीं डाइवर्स थिंकिंग ही बोल देंगे, डाइवर्जेंटली थिंकिंग है। तो मतलब डाइवर्स थिंकिंग यानी कि सभी दिशाओं में सोच रख रहा है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं देख रहा है, उसकी पॉजिटिव साइड भी देख रहा है, निगेटिव साइड भी देख रहा है, तो इसको कहते हैं डाइवर्स थिंकिंग। तो बच्चा क्या कर रहा है, अगर कोई इंसान या कोई बच्चा है जो कोई व्यक्ति है जो डाइवर्स थिंकिंग कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि उसमें सृजनात्मक बुद्धि है, वो क्रिएटिव माइंड का है, उसके पास मतलब वो क्रिएटिविटी है चीजों को समझने की, सोचने की। तो इसी वजह से तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विद डिफिकल्टीज इन, यानी कि वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पठन वैकल्य आपको मतलब पठन वैकल्य यानी पढ़ने में ही तो समस्या आएगी। डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य, तो उसमें किसमें समझने, सॉरी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, किसमें समस्या आएगी? इसमें पढ़ने व लिखने में समस्या आएगी। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा। तो पढ़ने में ही समस्या आएगी, पठन लिखा भी है तो पढ़ने में ही तो समस्या आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये दिया गया, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, तो ये जो है ये सही बात है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे ने भी ये चीज़ बोला है कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो उनमें शोध की एक प्रवृत्ति होती है, बस सिर्फ ये देखना होता है कि उन्हें इन्वॉल्वमेंट किस तरह का मिल रहा है या उन्हें प्रमोट किया जा रहा है उस चीज़ के लिए कि उन्हें डीमोटिवेट किया जा रहा है, तो उस हिसाब से बच्चों का डेवलपमेंट होता है आगे। और पैदा होने पर तो उनमें शोध की भरपूर प्रवृत्ति होती है। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वे मतलब पर्यावरण को भी बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं चीज़ों को कि क्या ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम लोग उनके क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा है क्या ही पूछ रहा है, लेकिन उनके क्वेश्चंस को अगर आंसर किया जाए तो उनकी एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंस बिल्ड होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा क्या है, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बिल्कुल सही, मतलब सोच जो है, अच्छा उनसे उनसे कम लिख दिया गया है। बच्चे की सोच जो है वयस्कों की तरह ही होती है, लेकिन उनसे कम नहीं होती, वो भी वयस्कों की तरह ही सोचते हैं, लेकिन एक है ना कि अभी नॉलेज की उनके पास कमी होती है, वो उस नॉलेज को बिल्ड करने में लगे हुए होते हैं। चौथा क्या है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। ये भी सही है, वे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भी सीखते हैं और अपने परिवेश से अर्थ मतलब बनाते हैं और मतलब समझते हैं चीज़ों को। तो इसमें पहला ये सिर्फ तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा चौथा सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 दिया गया है, आज हमारे यहाँ बढ़िया आंधी आ रही है और बारिश की पूरी संभावना है। इतनी गर्मी में अगर बारिश हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग के यहाँ भी हो रही है या नहीं बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब उनकी जो एरर्स है, इंग्लिश का मैंने दिखाया क्वेश्चन या नहीं, देख लीजिए अगर नहीं दिखाया हो तो। आइए फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थियों की श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूहों में पृथक्करण करना। पृथक्करण आ गया ना, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि जहाँ कहीं भी पृथक्करण आए, यानी जहाँ भी बच्चों को अलग करने की बात आए, वो क्या होगा ऑप्शन, वो ऑप्शन हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। दूसरा है बच्चों की सोच चिंतन को समझना।
तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा कि मतलब त्रुटियों का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है ताकि हम बच्चों के सोच और चिंतन को समझ पाए कि बच्चा किस हिसाब से सोच रहा है और क्या उसकी चिंतन प्रक्रिया है, जिससे हम उसमें इम्प्लीमेंट कर पाए, बच्चों की सोच में जो त्रुटियां हैं उसे दूर कर पाए। तो इसलिए इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, लर्निंग किससे इन्फ्लुएंस होता है यानी प्रेरित होता है, आइए फिर हिंदी में भी देखें। हिंदी में क्या दिया गया है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो अधिगम यानी लर्निंग, तो मतलब लर्निंग किससे, जो लर्निंग यानी सीखना, तो सीखना किससे प्रभावित होता है वही पूछ रहा है। पहला है मनोवैज्ञानिक कारकों से, तो इससे तो प्रभावित होता ही मनोवैज्ञानिक कारकों से। फिर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, तो ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चों की लर्निंग में, चाहे वो सामाजिक कारक हो चाहे सांस्कृतिक कारक हो। मतलब बच्चा समाज से तो बहुत ही कुछ सीखता है, समाज और संस्कृति भी, उसका कल्चर उसकी उसे बहुत सारी चीजें समझने में मदद करती है। तो समाज भी, संस्कृति भी एक लर्निंग का ही सोर्स है। तीसरा है विद्यालय से संबंधित कारक, तो विद्यालय से भी सीखता ही है, अगर ना सीखता होता तो उसे विद्यालय क्यों भेजा जाता। चौथा है अध्यापक से संबंधित कारक, तो अध्यापक भी सिखाते ही हैं। अब हम लोग सीख ही तो रहे हैं, आप कुछ हमें सिखा रहे हैं, हम कुछ आपको सिखा रहे हैं, तो ये सीखने की ही प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें तो सारे के सारे सही हो गए, सब सही है। ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सारे सही है कि सभी जो है हम, वैसे भी हम अगर अपने सराउंडिंग में देखें, नेचर में देखें, तो सारी चीजें, सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है। मतलब अगर हम, हमारे यहाँ सीखने का नेचर है, अगर सीखने की प्रवृत्ति है, तो आपकी नजर जिस चीज पे भी जाएगी वो आपको सिखाएगा ही। अब मैं आगे नहीं बोलूंगी, वरना बोलेंगी व्हाट्सएप का मैसेज यहाँ मैम चिपका रही है, तो इस वजह से मैं आगे का नहीं बोलूंगी कि घड़ी हमें 24 घंटे चलते रहने की शिक्षा देती है। तो ये सब मैं नहीं बोलने वाली, वो सब आपको पता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर सीखने की प्रवृत्ति हो, सीखने की इच्छा हो, तो हमारी सराउंडिंग में जितनी सारी चीजें हैं हमें जो है हमेशा सिखाती हैं। चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे घड़ी हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, सारा कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, पशु पक्षी सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में दिया गया है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आइए हम हिंदी में चलते हैं, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है ना, फिर मतलब देखने में ही आप लोग को देखेंगे तो कहेंगे अरे इतना लंबा वीडियो, फिर शुरुआत से ही एक डिमोटिवेशन हो जाता है कि इतनी देर देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करती, पढ़ती नहीं हूँ, डायरेक्ट हिंदी में आ जाती हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 में दिया गया, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने में के अवसर देना और उनसे उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। तो इसमें जो है व्यवहारवाद, तो ये व्यवहारवाद का एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने अनुभवों को साझा करना है त्योहारों पर और सूचना निर्मित करना है, तो ये व्यवहारिक काम तो ये है नहीं। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्देशन, ये भी गलत है। तीसरा है सामाजिक संरचनावाद, यही सही ऑप्शन है। त्योहार और समाज, मतलब दूसरों से मिलेंगे जुलेंगे, उसके बाद अपने अनुभव साझा करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है, सामाजिक संरचनावाद के अंतर्गत आती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ये है 25 इंग्लिश का क्वेश्चन। आइए हम हिंदी में शिफ्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, पहला दिया गया तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। कंठस्थीकरण आ गया यहाँ पे, देखिए सॉरी कट गया। कंठस्थीकरण यानी याद करना, यानी रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन हमेशा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल गलत ऑप्शन है, रट्टा कभी मारना ही नहीं चाहिए, वो रट्टा मार गाना आप लोग भूल जाइए कि रट्टा मार, तो जो है रट्टा मारना कोई सही ऑप्शन नहीं है। और हमें चीजों को समझना ज्यादा चाहिए, रटना कम चाहिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें रटना पड़ेगा ही, लेकिन जो है समझ अगर बिल्ड कर ली तो उसके बाद रटना जो है कम हो जाएगा, मतलब समझ और रटना दोनों मिक्सअप हो जाएगा, तो फिर रटना वो रटना नहीं रह जाएगा, वो समझना ही हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें जो है कंठस्थीकरण आ गया, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे रटना कैसे, अब जैसे ज्योग्राफी में एक टॉपिक ले लीजिए, उद्योग इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर, कहाँ पे कौन सी कृषि होती है, ये सब चीजें हमें रखनी ही पड़ेंगी। पहली
मतलब किसी भी क्रॉप में गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये सीटेट में भी पूछा जाता है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य। तो ये चीज़ें ठीक है, मैं मानती हूँ कि मतलब कुछ-कुछ चीज़ें रटी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप अपनी समझ पहले बिल्ड करिए, फिर रटिए, तो आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। कैसे? आपने मानसून पढ़ा होगा, मानसून एक कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट वाला है टॉपिक, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होना चाहिए। तो मानसून पढ़ा तो आपको पता चला कि बारिश कहाँ ज़्यादा हो रही है। आपको पता है मानसून जाएगा तो फिर इधर साइड में मतलब आपको पता है छत्तीसगढ़ को इसीलिए धान का कटोरा ही कहते हैं। पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में यहाँ सब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इधर सबसे कम बारिश कहाँ होती है? राजस्थान साइड में सबसे ज्यादा थार डेजर्ट में, वहाँ सब बिल्कुल बारिश ही नहीं होती, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानसून की दिशा ही वही है। उधर हमें पहाड़ियाँ कम मिलती हैं, इधर जो है हिमालय से टकरा कर वर्षा भरपूर होती है। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं, उनसे जो मानसूनी हवाएं आती हैं टकराती हैं, फिर और आगे नहीं बढ़ पाती, तो वहीं क्या करती हैं? मूसलाधार वर्षा करती हैं। और छत्तीसगढ़ में ही ये सारी है, तो जिस वजह से यहाँ चेरापूंजी वगैरह में यहाँ सब बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और इसी वजह से वर्षा हो रही है, तो आप जानते हैं गेहूँ की उपज कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ ज़्यादा पानी हो, सॉरी, चावल की उपज जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहीं ज़्यादा उपज होगी। क्योंकि चावल क्या है, एक उसमें मतलब शुष्कता होनी चाहिए, ये एक शुष्क टाइप की फसल है कि उसे पानी ज़्यादा चाहिए। तो पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी है जो है सिंचाई के, लेकिन जहाँ नेचुरली इतना ज़्यादा पानी है, तो वहाँ ज़्यादा अच्छी फसल होगी कि जहाँ आर्टिफिशियल सोर्सेज है वहाँ ज़्यादा अच्छी फसल होगी। ऑब्वियसली जहाँ जो है नेचुरल सोर्सेज है वहाँ पे, जिस वजह से आपको पता होगा कि ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ सब जो है क्या है, ये मतलब पूरा पश्चिमी तट, पूरे पश्चिमी तट में वर्षा भारी मात्रा में होती है। तो पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो है उधर क्या है कि चावल की कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है। पश्चिम बंगाल में तो आपको पता होगा चावल और जूट सबसे ज्यादा जो है इसकी कृषि की जाती है। और आपको पता है इधर थार साइड में बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे किस तरह की कृषि होगी? एकदम मतलब मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इस तरह की जो है खेती इधर होगी, क्योंकि मोटे अनाजों में ज्यादा ना उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा हमें पानी की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ मोटे अनाजों की कृषि अच्छे तरीके से हो जाएगी। गेहूं की भी कृषि होती है, लेकिन वो इंदिरा गांधी नहर है जिसकी वजह से वहाँ पे भी वहाँ पे गेहूं की भी कृषि हो पाती है। लेकिन ज्यादातर अब क्या चावल उगा लेंगे इतना सिंचाई से करके इंदिरा गांधी नहर से, तो नहीं उगा पाएंगे। तो मतलब यही बेसिक चीजें हैं। अगर आपको पता है कि मिट्टी पता है कि कहाँ पे किस तरह की मिट्टी है, तो उधर आपको पता है जलोढ़ तरह की मिट्टी है, तो गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा। इधर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इधर सब क्या है, काली मिट्टी है, तो आपको पता है काली मिट्टी में किस तरह की फसलें होती हैं। काली मिट्टी में गन्ना, कपास, इस तरह की खेती ज्यादा होती है, मूंगफली। तो मतलब जहाँ यहाँ पे इस तरह की कृषि ज्यादा होगी, कपास, गन्ने, मूंगफली, ये सब ज्यादा उत्पादित होंगे, तो हम जान जाएंगे कि अगर गन्ने से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो इधर ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी लेकिन यूपी जो है अभी गन्ने उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन जो है उत्पादन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो काली मिट्टी में गन्ने और इन सब का उत्पादन, कपास वगैरह का उत्पादन ज्यादा होता है। और यही एक रीजन है, कपास का उत्पादन काली मिट्टी में ज्यादा होता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में ये सब आपको पता होगा, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग के हब माने जाते हैं। यहाँ सब इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है कपड़े उद्योग की, इसी वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, वहीं से खेती हो रहा है, वहीं से मिल में जा रहा है, कपड़े बन रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अगर इस तरह से आप समझेंगे चीजों को तो आपको रटना भी आसान लगेगा, मतलब रटना पड़ेगा ही नहीं, समझ लेंगे। हम लोग टॉपिक से हट जाते हैं बीच बीच में, खैर ये भी जरूरी था ये चीज आपको बताना, क्योंकि ये सीधे में भी पूछा जाता है कहाँ किस तरह की कृषि होती है, प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया? प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों को विषय वस्तु को बढ़ा बढ़ा देना चाहिए, मतलब कि उनकी जो सिलेबस है उसमें वृद्धि करनी चाहिए हर तीसरे महीने। तो आपको सुनते ही ये गलत लगेगा, गलत है। तीसरा है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए एजुकेशन।
और क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चों में क्या होनी चाहिए, डेवलप, यानी कि समालोचनात्मक, मतलब कि किसी प्रॉब्लम का अगर पक्ष देखना है तो उसका विपक्ष भी देखें, पॉजिटिव साइड देखना है तो निगेटिव साइड भी देख पाए, इस तरह की थिंकिंग बच्चों में क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मेमोनिक डिवाइस इज, फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आइए हिंदी में भी देख लें। तो इसमें दिया गया है स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। पहला ऑप्शन है वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्मृति देखिए, स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी यानी याद करना, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ये मतलब एक तरह से बेसिकली ट्रिक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, इंग्लिश वाले देख लीजिए। आइए फिर हम चलते हैं हिंदी में। हिंदी में दिया गया है अनुज कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है, यानी कि डीप मतलब डिस्कशन कराता है। वह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी, मतलब किसे जो है बढ़ाएगी, यह युक्ति जो वो यूज कर रहा है कि पहले उसे क्या करता है, विषय से परिचित कराता है, फिर मंथन कराता है, तो ये किससे उसे करेगी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया रट कर सीखना। अच्छा, मतलब ऑप्शंस के भी ऑप्शन है इसमें। तो रट कर सीखने पे जो थोड़ी देगा, ये मंथन खुद कराए, मतलब कि डिस्कशन बच्चे खुद इस पे जो है सोच डेवलप कर रहे हैं, तो रटना थोड़ी है इसमें। दूसरा क्या है, दृष्टिकोण जानना, बिल्कुल सही है। मानस मंथन करा रहा है तो इसमें जो है दृष्टिकोण पता चल जाएगा सभी बच्चों का कि कौन किस सोच से बोल रहा है। फिर समालोचनात्मक चिंतन, यानी दोनों सॉरी किसी चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड देखने में बच्चे क्या होंगे, सक्षम हो जाएंगे। फिर खोजबीन, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो एक तरह से ये अध्यापक मानस जो है बहुत ही अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को सिखाने में। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी। हिंदी में क्या दिया गया है, कक्षा बहुत लेट होता है। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा करना चाहिए। अब ये देखिए दबाव, अब छोटे से तो बच्चे हैं, आप हमेशा आंसर जो है टिक करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन किसके लिए बना है। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ही तो आप सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं। तो क्या इतने छोटे बच्चों पे दबाव पैदा करना चाहिए, उनमें असफलता का भय पैदा करना चाहिए? नहीं, उन्हें सिर्फ इस चीज के लिए प्रमोट करना चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हैं, सीखते रहिए, जीवन में सीखना ही सब कुछ है, अंक लाने के लिए नहीं, केवल उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए ये करना चाहिए। तो कथन तो गलत है, पूरी तरह गलत है, कई सारे निगेटिव टैग वर्ड आ गए इसमें। कारण है अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। ये सही बात है कि मतलब अर्थपूर्ण अधिगम के लिए ये जरूरी है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करें। तो 28 में जो है कौन सा सही हो जाएगा, अच्छा इसमें दबाव पैदा नहीं करना चाहिए है, मैं सोच रही हूँ दबाव पैदा करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है ना फिर तो, कि दबाव पैदा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि नहीं करना चाहिए, वही तो मैं भी बोल रही थी, लेकिन मैंने नहीं देखा। देखिए ये ऐसी ही गलतियां होती हैं एग्जाम में, आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, स्थिर होकर पढ़िएगा, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरी तरह आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 29 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, आइए हिंदी में भी देख लें। एक विद्यार्थी एलिजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी, मतलब वो इंटरनल उसका वो है केंद्र, तो वो किसको योग्य ठहराएगी, उसकी योग्यता में कमी। वो खुद को ही अगर इंटरनली वो जानती है, इंटरनल फैक्टर्स को वो ज्यादा
ट्रिगर करती है तो क्या ठहराएगी कि उसकी योग्यता में ही कमी रह गई। ना वो टीचर को ब्लेम करेगी, ना एटमॉस्फेयर को या ना इन्वायरमेंट को। वो किसको जो है अपनी ही योग्यता की कमी को जो है क्या करेगी, दोष देगी कि मेरी ही योग्यता में कमी रह गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मतलब क्वेश्चन आप देखेंगे इतने आसान रहते हैं ना, अगर ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़िए तो आपको अब सही ऑप्शन मिल जाएगा। अब वो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि वो आंतरिक चीजों को मतलब वो जिम्मेदार ठहराती है, तो इंटरनली उसका उसका खुद का ही तो रहेगा, आंतरिक उसका कुछ बाहर का, मतलब बाकी सारी चीजें तो बाहर की ही है। आप ऑप्शंस पढ़िए ना। दुर्भाग्य, यानी दुर्भाग्य तो भी एक बाहरी चीज है। प्रश्न पत्र की कठिनाई, तो कोई टीचर ही तो अलग बना रहा है पेपर, को बाहरी सोर्स है। अध्यापक का उसके प्रति पूर्वग्रह पक्षपात, ये भी बाहरी सोर्स है। टीचर पे एलिगेशन लगाना, तो वो भी टीचर एक बाहरी सोर्स है, ना कि उसके अंदर रह रहा है। तो इस वजह से जो है पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, इंग्लिश वाले देख लीजिए। आइए हम हिंदी को चले। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए? मतलब आंतरिक रूप से, इंटरनली बच्चे क्या रहे, मोटिवेटेड रहे। आपको पता है इंटरनल मोटिवेशन ही एग्जिस्ट भी करता है कुछ समय तक, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ टाइम में ही हवा हो जाता है, कोई उसका वजूद नहीं रह जाता। बाहर से कोई आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, अगर आप खुद मोटिवेट होना नहीं चाहते तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट कर भी नहीं सकती। इस वजह से इंटरनल मोटिवेशन वो बढ़ाना चाहती है अपने बच्चों में, तो क्या करना चाहिए उसको? उसे कक्षा में प्रतियोगिता का को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। ये देखिए, तुलना सबसे निगेटिव टैग वर्ड, और ये प्रतियोगिता भी एक तरह से निगेटिव टैग वर्ड ही है। बच्चों में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उनमें अगर वो भी तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और तुलना तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। कंपैरिजन से हम लोग भी बहुत जूझ चुके होंगे, आई होप, मतलब आप लोग भी जूझे होंगे इस चीज से कि अगर फलाने के बच्चे का इतना मार्क्स आ गया तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो एक तरह का कंपैरिजन ही है कि आप दोनों लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। टीचर स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए, या उनके माता पिता को ये समझना चाहिए कि जो है सभी बच्चे की इंटेलिजेंस अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, विवेक अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो कोई एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। तो उनसे अगर हम पढ़ाई में ही बेहतर करने के लिए प्रेशराइज करेंगे कि उनके इतने मार्क्स आए तो तुम्हारे भी आने चाहिए, तो ये कंपैरिजन गलत रहेगा। तो इस वजह से ये कंपैरिजन गलत होगा, और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए बच्चों में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। छोटे से बच्चे हैं 5 साल तक के, तो आप उनमें डर और चिंता पैदा कर रहे हैं। डर और चिंता किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, सबके लिए हानिकारक है। चिंता चिंता समान, सभी के लिए ये बोला गया है। तीसरा है, भौतिक पुरस्कार देने चाहिए। पुरस्कार भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि अन्यथा क्या होगा कि उन्हें पुरस्कारों की आदत लग जाएगी। बिना पुरस्कार के वो जो है मोटिवेटेड ही फील नहीं करेंगे, और बिना पुरस्कार के वो कोई काम करने को भी तैयार नहीं होंगे। इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। चौथा है, बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब उनको जिज्ञासु बनाना चाहिए। बच्चे मतलब सीखने के लिए जिज्ञासा हमेशा उनके अंदर रहे, ललक की ये पाए सीख ले, वो चीज सीख ले, मैम ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, मतलब ये इस तरह की जिज्ञासा उनके अंदर हो, और सीखने में उनको आनंद महसूस हो। मतलब जिस तरह से कार्टून या वीडियो गेम्स खेलने में उनको आनंद मिलता है, उसी तरह से वो इंजॉय करें क्या, सीखने को, लर्निंग प्रोसेस को वो क्या करें, इंजॉय करें। तो इसमें यही चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा ये सही सारा पेपर ये खत्म हो गया सीडीपी का। अब यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, तो यहीं पे इसे रोकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा मोटिवेशन बहुत ही इन्हेंस करता है आप लोग के लिए, और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।